Good afternoon, everyone. On the behalf of Computer Science Department, Government Women's Polytechnic College, I welcome you all on the expert lecture on business intelligence and data warehousing. This expert lecture is a small effort from our department side to fill the gap between industry and academics. डिप्लोमा में हम लोग बहुत सारे सिलेबस हमारे डिप्लोमा का जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारे बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इस करिकुलम के अंदर कवर नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए हम कंटेंट बियॉन्ड द सिलेबस कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इसी सीरीज में पिछले साल हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर एक एक्सपर्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज किया था और आज का एक्सपर्ट लेक्चर होगा बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा वेयरहाउसिंग पर। तो इसके लिए हमारे एक्सपर्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है। विवेक सर इज विद अस, सो आई वेलकम यू विवेक सर, एंड विदाउट अडू आई हैंड ओवर द सेशन टू विवेक सर। सो ओवर टू यू विवेक सर। या थैंक यू मैम। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मेरा नाम विवेक है और मैं आईटी इंडस्ट्री में लगभग 8 साल से काम कर रहा हूँ और आई डिड बीटेक इन आईटी इन 2012। देन आई हैव वर्कड विद कैपजेमिनी, ZS एसोसिएट्स एंड सिटी बैंक एज अ बीआई रिपोर्टिंग डेवलपर। तो आज हम ये जानेंगे कि बीआई क्या है और डेटा वेयरहाउसिंग जैसे आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, आपको डीबीएमएस होगा, डेटा वेयरहाउसिंग कॉन्सेप्ट्स भी होंगे और आप इन्हें कैसे, आपने थ्योरेटिकल नॉलेज तो लिया होगा कि कैसे जॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे टेबल्स क्रिएट करते हैं, बट उसका प्रैक्टिकल यूज जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे आज। ओके, देन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम टॉपिक कैसे कवर करेंगे कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है डेटा वेयरहाउसिंग की। ऐसा क्या है कि हम डायरेक्ट डेटा नहीं देख सकते हैं, तो हमें डेटा वेयरहाउसिंग बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और डेटा वेयरहाउस एक्चुअली होता क्या है। एक वेयरहाउस है जिसमें डेटा है, ये तो डेफिनेशन पढ़ने से समझ में आती है, बट एक्चुअली बनाते कैसे हैं डेटा वेयरहाउस। और फिर बीआई का रोल क्या है, बीआई कहाँ आता है, बिजनेस इंटेलिजेंस कहाँ आता है, हमें क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, क्या हमारे पास एग्जिस्टिंग टूल्स नहीं थे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या और भी रिपोर्टिंग टूल्स हैं, क्या हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो कैसे हमें ज़रूरत पड़ी, तो ये हम जानेंगे। और फिर हम एक छोटा सा डेमो लेंगे जो इंडस्ट्रीज में यूजुअली एक रिपोर्टिंग टूल है जो यूज़ करते हैं। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो उसका, टैबलू। नहीं भी सुना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको सीधे से इंस्टॉल करते हुए उसका डेमो लेंगे। सो एज मैडम टोल्ड कि फर्स्ट टू फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वीसी में, तो फर्स्ट ईयर आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स को फाइनल ईयर जितना नहीं जानते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जहां आप कुछ समय पहले ही नए डोमेन और नई टेक्निक्स और उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। डोमेन एज इन डोमेन क्या क्या होता है, जैसे डोमेन बहुत सारी होती है जहाँ डेटा वेयर हाउस यूज़ होता है, जैसे कि बिजनेस डोमेन हमारा जहाँ जहाँ बिजनेस यूज़ होता है वहाँ, तो फॉर एग्जांपल आपका बैंकिंग डोमेन है जहाँ बैंक्स का डेटा होता है, आपका कैपिटल का डोमेन है जहाँ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और इससे रिलेटेड डेटा रहता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं, अमेजोन के पास हमारा सारा डेटा है, हम क्या बाय करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, हमारे ऑर्डर्स क्या क्या है, तो कैसे वो वर्क करता है हम इसके बारे में जानेंगे। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ जानकारियाँ ज़रूरी होती है। सपोज करिए मुझे एक शॉप खोलनी है जिसमें मैं कपड़े बेचना चाहता हूँ, मैं एक अमेज़ॉन टाइप एक शॉप खोलनी है मुझे, मैं उसमें करना चाहता हूँ, तो मुझे जानना होगा कि मार्केट में क्या क्या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स क्या है, एग्जिस्टिंग लोग क्या खरीद रहे हैं, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, ऐसा मुझे पता होना चाहिए। तो मैं इजीली अपना बिजनेस ग्रूम अप कर पाऊंगा, मैं अपने डिसीजंस अच्छे से ले पाऊंगा। तो बिजनेस इंटेलिजेंस नथिंग बट इट्स गिव यू प्रॉपर इंसाइट ऑफ योर डेटा। आपको डेटा का प्रॉपर बताता है कि वो कैसा रहेगा, कैसा आपका परफॉर्मेंस है और कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आप
आप डिसीजंस ले सकें, डिसीजन मेकिंग में बहुत यूजफुल होता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ अमेज़न का। तो अमेज़न को अगर कुछ जानना होता है तो अमेज़न के जो सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं या उसके जो डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनको कुछ डेटा उनके पास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास आना ज़रूरी है। डेटा तो हमें मिल जाएगा, बट उसको इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वो इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए रहती है कि मुझे लोएस्ट और हाईएस्ट मार्जिन कैसा है कस्टमर्स का, कस्टमर्स ने मैक्सिमम शॉपिंग क्या करी है, लोएस्ट शॉपिंग क्या करी है, उन्होंने क्या खरीदा है, और कौन है मेरे कस्टमर्स, वो कौन से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, विच कस्टमर्स आर मोस्ट लाइकली टू गो टू द कॉम्पिटिशन। ऐसा डेटा भी है कि किसी ने कॉम्पिटिशन में मेरा क्या है, अमेजोन का कॉम्पिटिशन फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, और भी बहुत सारे हैं। तो कस्टमर कहाँ से बाय कर रहा है ज़्यादा, किसका सेल्स कितना ज़्यादा हुआ, मेरे कुछ क्या इम्पैक्ट हो रहा है मेरे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का मेरे रेवेन्यू और मार्जिन में, क्योंकि ओवरऑल मुझे अपना रेवेन्यू और मार्जिन तो लेना ही है। मेरा परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा, अमेजोन का परफॉर्मेंस उसके नेट प्रॉफिट, वो क्या प्रॉफिट कर रहा है, कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है, और उसके लिए वो एडवर्टीजमेंट में कितना खर्च कर रहा है, और एडवर्टीजमेंट में खर्च करने से उसको प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो कैसे पता चलेगा। सपोज करो कि आज मैंने कुछ एडवर्टीजमेंट डाला, कुछ ऑफर्स डाले, और मेरा रेवेन्यू जंप होके एक्स से वाई हो गया। तो ये एक्स से वाई का जो डिफरेंस होगा, ये मुझे पता कैसे चलेगा कि कैसे है। अगर मेरे पास एक्स भी रहेगा डेटा में और वाई भी रहेगा डेटा में, तो मुझे एक्स वाई का डेटा पता चलेगा और उसका डिफरेंस पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि मेरे एडवर्टीजमेंट डालने से इफेक्ट हुआ मेरे रेवेन्यू में। तो ये कुछ छोटे से एग्जांपल है। और जैसे व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जैसे जहाँ कपड़े डिलीवर करते हैं, कैसे अमेजोन अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है, सॉरी, सो वो चीज़ पता चलेगी। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इतनी सारी रहती है जो हमें ज़रूरत होती है, बट सीईओ या कंपनी का एग्जीक्यूटिव को ये इंफॉर्मेशन उसको एक रीडेबल फॉर्मेट में एक चाहिए होती है कि कैसे वो अ, अपने डिसीजंस ले पाए। तो ये हमें टाइमली मैनर में चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि मेरे को 1 महीने बाद आप बता रहे हो कि मेरे ऐड डालने से रिजल्ट क्या रहा, तो फिर तब तक तो 1 महीने का कॉस्ट मेरा बेकार चला गया। सपोज मेरी सेल्स और रुक गई उस एडवर्टीजमेंट की वजह से। तो ऐसे छोटे मोटे डिसीजंस और बड़े से बड़े डिसीजंस हम बिजनेस इंटेलिजेंस की वजह से ही ले पाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपने ये वेबसाइट देखी होगी सभी लोगों ने। यस आप सर। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बीआई के लिए। इसमें हमें पता चल रहा है कि इसमें आप देख रहे हैं कि कंफर्म केसेस कितने हैं, एक्टिव केसेस कितने हैं। तो इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप पिक्टोरियल देख के आप एक इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं। आपको पता चल रहा है ट्रेंड क्या है ग्राफ्स के थ्रू, कहाँ इंडिया में ये जो छोटे छोटे जो बबल्स दिख रहे हैं, इसे बबल चार्ट कहते हैं। तो इसे कैसे बनाया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। आई होप मैं बोर तो नहीं हो रहा होगा, बट ये काफ़ी आपके डेली टू डेली यूज़ में आपको आता है। और आपने जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जैसे कि डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपने क्रिएट टेबल या ऐसे ऑल्टर क्वेरी वगैरह यूज़ करी होंगी, डीडीएल स्टेटमेंट्स, या फर्स्ट स्टूडेंट्स आप इसे पढ़ेंगे। और कोई भी टेबल क्रिएट होता है, जैसे एक टेबल है जिसमें मैंने, मान लीजिए जिसको बोल सकते हैं स्टेट्स का टेबल है, तो इसमें सारे स्टेट्स के कॉलम्स होंगे और उसका डेटा होगा, राइट। ये सारे कॉलम्स हैं, कंफर्म, एक्टिव, रिकवर, डिसीज। और इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन आ रही है कहीं ना कहीं से स्टोर हो रही होगी, कोई ना कोई इसे फैच कर रहा होगा। तो ये सब डेटा वेयरहाउसिंग और बीआई का काम होता है, ये कि इसको कैसे एक अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आप सभी स्कूटी तो चलाते ही होंगे, स्कूटी, फोर व्हीलर यस कुछ। सर। तो आपने कभी देखा है कि इसका स्पीडोमीटर और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको सामने डायल में मिलती है? यस सर। आपको स्पीड के बारे में पता चलता है, आपको फ्यूल के बारे में पता चलता है, जिससे आप डिसीजंस ले पाते हैं। उसके अलावा कुछ फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं रहती है उसमें। आपकी लाइट ऑन है ऑफ है ये आपको पता चलता है, वो उस छोटी सी जगह देखने से ही, ताकि आप ड्राइव करते वक्त भी आप उसको देख पाए। तो आप, तो ऐसे ही कार में होता है, कार में कैसा
कार का डैशबोर्ड अलग होता है, कार के डैशबोर्ड में आपको इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, आरपीएम कितना हो रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो इससे आप पता कर पाते हैं कि आपकी गाड़ी कौन से गियर में है, कितना आप स्पीड तो नहीं कर रहे हैं। उससे आप डिसीजन क्विकली ले पाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्विकली डिसीजन लेने के लिए हमें ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना होता है डेटा का, और वो डेटा का रिप्रेजेंटेशन जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए बीआई पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो डेटा हर जगह है, आपने बहुत लोगों से सुना होगा या आपने पढ़ा भी होगा कि डेटा बहुत सारी जगह है, बट कैसा डेटा चाहिए हमें, वो लाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। बिकॉज वो बहुत ही मतलब सभी इसी उसमें लगे हैं, मतलब सभी का रोल यही रहता है कि डेटा को कैसे ऑप्टिमाइज कर पाएं और वो डेटा रिट्रीव कर पाएं। सो बीआई डेवलपर क्या करता है, वी प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। हम सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे और सही जगह प्रोवाइड करते हैं ताकि बिजनेस डिसीजंस ले पाए, अपने स्ट्रेटेजी बना पाए। उसको अगर पता रहेगा कि उसका कॉम्पिटिटर जो है वो कुछ और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो उसके पास पहले से बैकअप तैयार रहे कि नहीं मुझे भी कुछ करना होगा या मुझे अपने एग्जिस्टिंग डिसीजंस लेने पड़ेंगे कुछ, ताकि मैं इस मार्केट में रहूं और कैसे मैं अपना रेवेन्यू बढ़ा सकूं। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि डेटा इज स्कैटर्ड ओवर द नेटवर्क। हर जगह डेटा स्कैटर्ड है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि एक भोपाल में कितने केसेस हैं, ये देखने के लिए कितना ज़्यादा डेटा हमको इंटीग्रेट करना पड़ा होगा, एक जगह लाके रखना पड़ा होगा, एक डेटाबेस बनाना पड़ा होगा, वो डेटाबेस फैच कर रहा होगा, इस सर्वर से कनेक्ट हुआ होगा, इस सर्वर से फिर रिपोर्टिंग यूज़ हुई होगी जहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये बैकग्राउंड में जो जितनी भी चीज़ें चलती हैं हम उसके बारे में आज जानेंगे। आई कांट गेट द डेटा आई नीड। मुझे एक एक्सपर्ट चाहिए डेटा के लिए, जैसा डेटा मुझे चाहिए, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस डेटा में भी कुछ साइंस यूज करना होगा। यहीं पे ही डेटा साइंस और डेटा साइंटिस्ट की जरूरत हमें पड़ती है, जो कुछ मैथमेटिकल लॉजिक्स और कुछ कोडिंग करके, जिसमें अलग अलग बिजनेस लॉजिक्स बनाते हैं, उनको यूज करके हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें इंसाइट रहे। आपने देखा होगा कहीं ट्रेंड होता है जहाँ प्रिडिक्शन करा जाता है कि अभी रेवेन्यू इतना है, आपका प्रिडिक्शन ये है कि इतना रेवेन्यू हो सकता है। तो वो कैसे हम करेंगे, हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास हिस्ट्री डेटा होगा, जब हम पैटर्न पता कर पाएंगे। तो पैटर्न रिकग्निशन, प्रिडिक्शन, ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है। और डेटा जितना भी हमें मिलता है वो पुअरली डॉक्यूमेंटेड रहता है। अब मान लीजिए कहीं भोपाल के कुछ एरियाज में हमें डेटा मिल रहा है, बट किसी किसी एरिया में जैसे न्यू मार्केट या टीटी नगर का डेटा हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है, किसी का नाम नहीं है, किसी का नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस सही से नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन गलत पहुंचेगी कि नहीं। तो ये कैसे हम इसको क्लींस कर सकते हैं, कैसे उसको हम ला सकते हैं, वो हम जानेंगे। आई कांट यूज द डेटा आई फाउंड। जो डेटा मुझे मिला है मैं उसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि रिजल्ट्स कुछ भी ने आ रहे हैं। जितने काउंट्स नंबर ऑफ केसेस होने चाहिए थे उतने नंबर ऑफ केसेस नहीं है, और डेटा को एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर करना हो पड़ेगा। हो सकता है कि डेटा टाइप जो यूज कर रहे हो वो होल नंबर हो, हमें पॉइंट्स में आ रहा हो डेटा, जो हमारे कोई काम का नहीं रहे, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस तो आपके होल होल नंबर ही होंगे। तो ये छोटे छोटे लॉजिक्स जो लगाए जाते हैं, ये सब डेटा वेयर हाउसिंग में और बीआई के काम होता है। सो यूजर्स को क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप शॉपर स्टॉप या किसी भी आउटलेट में जाते हैं, तो वहाँ आप देखते होंगे कि जीन्स की जगह जीन्स रखे हुए हैं, शर्ट्स की जगह शर्ट्स रखे हुए हैं, सारे सेक्शन डिवाइडेड हैं। गर्ल्स और मेन सेक्शन अलग है, इवन एसेसरीज का सेक्शन अलग है। तो ये सब डेटा को ऑर्गेनाइज करना हुआ। अब मुझे जाके अगर परफ्यूम लेना है तो मैं जाके सीधा एसेसरीज सेक्शन में जाऊंगा और वहां से ले लूंगा। सपोज करिए कि सब जम्बल्ड अप है, कहीं भी कुछ भी रखा हुआ है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, आप समझ सकते हैं कि कहीं भी रखा होगा मुझे मिलेगा नहीं। मतलब ये टाइम मेरा रिट्रीविंग जो है वो ज़्यादा होगा। तो ऐसा भी नहीं कि यूजर्स को आपने डेटा आज मांगा है वो आपको 1 महीने बाद मिल रहा है।
तो वो प्रॉपर्ली रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो सब डेटा ऑर्गेनाइजिंग टेक्निक्स जो होती हैं, जो कि हम डेटा वेयरहाउसिंग में पढ़ते हैं, ये वहाँ यूज़ होती हैं। वहाँ सारी जैसे कि आपका डेटा एक ही जगह होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट्स आपके हैं, जैसा मेन सेक्शन की जगह मेन सेक्शन, मेंस के अंदर भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि जीन्स अलग है, एक क्लास है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आपने पढ़ा होगा। तो ये वहाँ पे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्री में। सो डेटा शुड बी इंटीग्रेटेड अक्रॉस द एंटरप्राइज। अक्रॉस द एंटरप्राइज का मतलब है कि एक मैं बैंकिंग का एग्जांपल लेता हूँ। बैंकिंग में अलग अलग डेटा आता है, कैपिटल का डेटा आता है, ट्रांजैक्शंस का डेटा आता है। आप लोग नेट बैंकिंग यूज करते होंगे तो उसमें आपका डेबिट का इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट का इन्फॉर्मेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन आपका कैसे हमें दिखेगा अगर वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होगा कि नहीं होगा। और समरी डेटा, अब मैं अगर आपसे मांगना चाहूँ कि मुझे कितना सेल्स हुआ है और आपने मुझे सारा डेटा दे दिया, सारे कस्टमर्स और उनका सेल्स दे, अगर उसने आपने उसे समराइज करके नहीं दिया कि आर्ट्स एंड कॉमर्स में कितना, सॉरी मींस मेन सेक्शन का कितना सेल्स हुआ है, वुमेन सेक्शन का कितना सेल्स हुआ है, तो मैं डिसीजंस नहीं ले पाऊंगा। मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि आप, मुझे केवल नेट रेवेन्यू आएगा कि इतना रेवेन्यू हुआ है, मैं ये फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा कि मेरा रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ पे कहाँ पे लैग हो रहा है, मेरा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। तो अगर मैं, मेरे पास डेटा, अगर समरी डेटा अवेलेबल रहेगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेंस का जीन्स का सेल नहीं हो रहा है, फॉर्मल्स का सेल हो रहा है, या फॉर्मल्स का सेल नहीं हो रहा है तो ड्यू टू लॉकडाउन नहीं हो रहा है, या कोई भी रीजंस पता चलेंगे और उस पर वर्क कर सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। हम ऑफर्स लगा सकते हैं, हम कुछ ऐसा, तो ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि हमारे बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो ये हर कंपनी को और हर ऑर्गेनाइजेशन को जो भी बिजनेस कर रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसे ग्रो करने के लिए। तो यहाँ बीआई का रोल आता है, यहाँ पे वो बीआई यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बिजनेस भी, जैसे अगर एक किराना का स्टोर है, वो लोग अगर बही खाता यूज करते हैं, वो अपना एक ट्रैक करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल में रिकॉर्ड्स बनाते हैं, तो ऐसे करके एक्सेल का इन्वेंशन हुआ। एक्सेल बहुत पावरफुल टूल है, आप लोग उसे यूज करिएगा बिल्कुल, फॉर्मूलाज एंड ऑल, वो क्योंकि वो एक बेसिक फाउंडेशन है बीआई का। बट उसकी भी लिमिटेशंस है, वो 1 मिलियन रो से ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकता, और हमारे पास डेटा ट्रिलियंस ऑफ डेटा है, टेराबाइट्स में डेटा है। तो वहाँ हमको नए नए बीआई के टूल्स के बारे में, उनका वो पिक्चर में आते हैं। और मैंने जैसा पहले बताया, हिस्टोरिकल डेटा हमें क्यों चाहिए रहता है, ताकि हम पैटर्न पता कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें डेटा को ओवर टाइम। तो हम टाइम में पता कर पाएंगे कि हाँ, इस टाइम पे सेल ज़्यादा हुई, इस मंथ में कम हुई, लाइक दैट। सो और व्हाट इफ कैपेबिलिटीज़ हैं, व्हाट इफ मिरर, ये कैपेबिलिटीज़ हम लगा पाते हैं कि व्हाट इफ रीजन में क्या हुआ, कौन से रीजन में ऐसा अच्छा सेल्स हुआ। तो ये सब हमें पता चलता है। और जैसा कि मैंने डेटा वेयरहाउसिंग, आप लोगों ने भी डेफिनेशन पढ़ी होगी, और ये बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है कि डेटा को इंफॉर्मेशन बनाना, डेटा तो सभी जगह है बट उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देना, वो डेटा वेयरहाउसिंग है। तो अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू यूजर्स इन अ टाइमली इनफ मैनर टू मेक अ डिफरेंस। हम तभी कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे जब हमें वो टाइमली मिले और डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। तो ये डेफिनेशन तो आप सभी ने देखी होगी। तो अभी आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं जो समझाना चाह रहा था कि डेटा वेयरहाउसिंग इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सब्जेक्ट वाइज डेटा गैदर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इंटीग्रेटेड, एक ही जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट फ्लोर में कुछ और ढूंढ रहा हूँ, मुझे जीन्स ढूंढना है तो फर्स्ट फ्लोर में कुछ जीन्स हैं और कुछ सेकंड फ्लोर में रखे हैं, तो वो मेरे लिए सही नहीं रहेगा। टाइम वेरिंग, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल, एक मेमोरी में स्टोर होना चाहिए। जैसे रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, तो रैम में कुछ उड़ गया तो फिर सब चला गया, तो वैसा नहीं। एक्सेसिबल, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, मैं उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाऊँ। आज जो बिजनेस यूजर्स रिपोर्ट्स यूज करते हैं वो अपने मोबाइल से,
और जैसे ये है, ये आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी एक्सेसिबल रहेगी, आपके डेस्कटॉप पे भी एक्सेसिबल रहेगी, आप वर्ल्ड में कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो प्रोवाइड कराना, जिस ये डेटा वेयर हाउस का काम है। अब कोई मुझे डेटा माइनिंग बताना चाहेगा? डेटा माइनिंग आपने पढ़ी है? ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा डेटा माइनिंग। हाँ जी, बोलिए मोक्षिता, बोलिए आप। सर रॉ डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना इज नोन एज डेटा माइनिंग। परफेक्ट, एक्सेलेंट। सो हमारे पास डेटा है, इतना सारा डेटा आया है, उससे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकालें, उसको इंटेलिजेंस कैसे प्रोवाइड करें, उसे डेटा वेयरहाउसिंग कहते हैं। अगर हम अपने डेटा को इंटेलिजेंट बनाना है, डेटा को हम देखते से ही उसको बता दें कि हमारा समरी डेटा क्या होगा, हमारा रेवेन्यू डेटा क्या है, हमारा पर्सन टू पर्सन हमारे पास कस्टमर्स हैं उनका डेटा क्या है, वो उनका ट्रेंड कैसा है शॉपिंग का, तो वो सब लॉजिक्स लगाना ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब हमारे पास डेटा वेयरहाउस ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड होता है। तो डेटा वेयरहाउसिंग प्रोवाइड्स द एंटरप्राइज विद अ मेमोरी। तो डेटा वेयरहाउसिंग मेमोरी प्रोवाइड करता है कि जिसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, सारे टेबल्स एंड कॉलम्स ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, और फिर डेटा माइनिंग उसमें इंटेलिजेंस क्रिएट करता है। सो डेटा माइनिंग कैसे पॉसिबल हो पाती है, उसके लिए एक अच्छा डेटा वेयरहाउस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बेटर एंड मोर डेटा, ऑपरेशनल डेटा मिले, बिहेवियरल डेटा मिले, डेमोग्राफिक मिले। जैसा कि यहाँ पे पूरी डेमोग्राफी इंडिया के सारे सबका डेटा है, राइट। अब मुझे यहाँ इंडिया का देखने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, मैं यहाँ इंडिया का भी देख सकता हूँ, और इतने सारे ड्रॉप डाउन्स हैं, इनको भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं किसी भी स्टेट का देख सकता हूँ, राइट। यस सर। सो बेनिफिट्स क्या हुए? बेनिफिट्स ये हुआ कि एक रिलायबल रिपोर्टिंग हुई, मैं रिलाई कर सकता हूँ इस रिपोर्ट पे, तो मैं अपने डिसीजंस अच्छे से ले पाऊंगा, अपने बिजनेस को बढ़ा पाऊंगा। रैपिड एक्सेस टू डेटा, मुझे बहुत जल्दी एक्सेस मिले डेटा का, जैसे ये वेबसाइट को लोड होने में कुछ टाइम नहीं लगता है, विद इन सेकेंड से होता है, और ये अपडेटेड भी होता रहता है। 12:33 PM को लास्ट अपडेट हुआ है, तो अभी कुछ देर पहले ही अपडेट हुआ है। सो जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे वो इस वेबसाइट को देख के डिसीजंस ले सकते हैं कि उनके एरिया का परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस तो नहीं कहूँगा, बट उनके एरिया का एरिया के फैक्ट्स क्या हैं, कहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम हुए हैं, एक ट्रेंड पता चलेगा उन्हें, ताकि वो डिसीजंस ले पाएँ कि लॉकडाउन हमें लगाना है कि नहीं लगाना है, कहाँ हम थोड़ा लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस हटा सकते हैं, लाइक दैट। ये छोटे छोटे डिसीजंस लेने में भी वीआई का यूज़ होता है। तो नॉट ओनली बिजनेस, बट कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें पता चलता है। फ्लेक्सिबल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो फ्लेक्सिबल प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन हम कैसे कैसे बना सकते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग, सो सब आपको अगर मिलेगा तो आप डिसीजन अच्छे से ले ही पाएंगे। सो कोई मुझे बताएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है? लाइक ये Anyone? सर कैन यू कोई मुझे बताएगा कि व्हाट्स डिफरेंट, ये इन दोनों में क्या अंतर है? लाइक इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है? सर एक में अलग ऑब्जेक्ट है, दूसरे में अलग ऑब्जेक्ट है, बट दोनों सेम ही क्लास को बिलोंग करते हैं। वेरी गुड, कलर्स भी डिफरेंट है। परफेक्ट परफेक्ट। सो एप्पल की जगह एप्पल रखे हुए हैं, ऑरेंजेस की जगह ऑरेंजेस रखे हुए हैं, राइट। तो ये डेटा को ऑर्गेनाइज करना हमें से पता चलता है कि सारी क्लासेस सेम है और उसके ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, राइट। यस अब सर। अब बीआई के बारे में हम पढ़ते हैं। बीआई बेसिकली डेफिनेशन में देखा जाए तो ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजीज है, जो गैदर करती है, स्टोर करती है, एनालाइज करती है एंड प्रोवाइड एक्सेस टू डेटा टू हेल्प एंटरप्राइज यूजर्स मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस। तो ये डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करती है।
तो गैदर करने के लिए डेटा वेयर हाउस टेक्निक्स करके हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को, सारे मेथड्स को, सारी डेटा को लोड करते हैं अपने एक डेटा वेयर हाउस में, वहाँ पे हम स्टोर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग ने जॉइंट्स पढ़े होंगे, राइट? तो उसमें एक होता है प्राइमरी की। सो कोई भी टेबल में प्राइमरी की एक ही होती है, वो कभी भी नल नहीं हो सकती है, राइट? तो हो सकता है कुछ लोगों के आधार नंबर हमारे पास आए हो, कहीं कहीं आधार नंबर नल हमारे पास स्टोर हुआ है, तो वो रिकॉर्ड को कैसे हटाना, तो ये क्लींजिंग करना, डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देना, ये हम बैक एंड में ये करते हैं। और प्रोवाइडिंग एक्सेस देना। अब हो सकता है जैसे ये डैशबोर्ड जो है, इसका एक्सेस सबको है, सब कोई हर कंट्री का देख सकता है। सपोज करिए ये डेटा, मान लीजिए ये डेटा आपका रेवेन्यू दिखा रहा है और स्टेट वाइज रेवेन्यू दिखा रहा है अमेजोन का। तो एमपी का एक एरिया सेल्स मैनेजर होगा जो पूरा एमपी का डेटा देखता होगा, जिसको पूरा एमपी की डेटा जरूरत पड़ती होगी। बट मैं चाहता हूँ कि वो यूपी का डेटा ना देखे, वो अपने ही स्टेट का देखे। तो ऐसे सिक्योरिटी फिल्टर्स लगाना, ये काम बीआई करता है, ताकि जिसका एक्सेस हो वो उसी का डेटा देख पाए। और पर सीईओ उसको पूरे इंडिया का डेटा चाहिए, तो वो पूरे इंडिया का देख पाए। तो ऐसे लॉजिक्स लगाना, ऐसे फिल्टर्स लगाना, ये हम बीआई में करते हैं। और बीआई के एप्लीकेशंस जो हैं वो, उसमें डिसीजन सपोर्ट, एक मैंने आपको बताया कि आपका जैसा डेटा आपको दिखा चाहिए वैसा आपको मिलेगा, तो आप डिसीजंस ले पाएंगे। क्वेरी, आप क्वेरी कर पाएंगे कि सपोज एमपी का इतना है तो राजस्थान का कितना है। रिपोर्टिंग कर पाएंगे आप, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाएंगे। ये स्टैट्स हैं ये सारे, ये ग्राफ्स में जो देख रहे हैं आप, ये ट्रेंड्स देख रहे हैं, तो ये सब स्टैटिस्टिक्स है। तो ये आपको देखने में, मतलब एक पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो बताती है सारा इंफॉर्मेशन, तो वो देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके पास बहुत सारे केपीआईज होते हैं। केपीआईज एक नया वर्ड है जो यहाँ बहुत यूज होता है, उसका फुल फॉर्म है की प्रोसेस इंडिकेटर्स। जो जैसे इस डैशबोर्ड का, जो कोविड का डैशबोर्ड है इंडिया का, उसके लिए ये केपीआईज हैं कि कंफर्म केसेस कितने हैं, एक्टिव केसेस कितने हैं, कितने रिकवर्ड हुए और कितने डिसीज्ड हुए। ये एक ओवरऑल मुझे ओवरव्यू देता है। मैं अगर यही देख लूंगा तो मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन आपका रोल और आपको डेटा, आपकी रिक्वायरमेंट, हम वैसे केपीआईज दिखाते हैं। उन केपीआईज को हम अलग से हाईलाइट करते हैं। जैसे हमारी स्कूटी में केपीआईज क्या है, स्पीडोमीटर और फ्यूल इंडिकेटर, ये दो तो मस्ट है। भले वो लाइट का परफॉर्मेंस, लाइट का वो हमें ना दे, बट ये दो तो मस्ट है। उससे हमें पता चलेगा एक बार देखने में कि हमारी गाड़ी ज़्यादा तेज तो नहीं जा रही है और हमारा फ्यूल खत्म तो नहीं हो रहा है। तो ये एक गाड़ी ड्राइव करने के लिए मस्ट हैव कैपेबिलिटी है, मतलब मस्ट रिक्वायरमेंट है, आई वुड से। तो ऐसे ही कुछ केपीआईज होते हैं जो हम देखते हैं। अब एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स रिपोर्टिंग टूल्स के। रिपोर्टिंग टूल्स मींस ये यहाँ पे भी रिपोर्टिंग करी गई है, यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं जो लाए गए होंगे कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी डेटाबेस से उठाए गए होंगे। ऑटोमेटेड है, जैसे जैसे बढ़ेगा ये बार बार मुझे यहाँ पे नहीं अपडेट करना पड़ेगा, बैकएंड में अपडेट होगा और वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेशन और ये हमें रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज कौन देता है? ये हमें बीआई टूल देता है। तो रिपोर्टिंग टूल में टैबलू है, एक बहुत ही वाइडली यूज्ड है। इसका डेमो भी अवेलेबल है, इसका 15 डेज का लाइसेंस भी मिलता है आपको। आप इसे एक्सप्लोर करिए बिल्कुल, और देखिए, इसके वीडियोस भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब में। आप आराम से देखिए, आपको बहुत नॉलेज पता चलेगा कि कैसे होता है। माइक्रो स्ट्रेटेजी है जो भी वाइडली यूज होता है, इसका वर्जन अवेलेबल नहीं रहता है। मैं जनरली इसी पे वर्क करता हूँ, बट ये इंटरप्राइज के लिए ही है, ये इसका डेमो अवेलेबल नहीं है। पावर बीआई है, क्लिक व्यू है, एसएपी का बिजनेस ऑब्जेक्ट्स है, एमएस एक्सेल जो मैंने आपको बताया। एमएस एक्सेल भी वाइडली यूज होता है रिपोर्टिंग में, बट कम डेटा के लिए। इसका लिमिटेशन यही है कि ये ज़्यादा डेटा में को सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए हमें इन रिपोर्टिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ी। ये एक रीज़न है कि क्यों हम रिपोर्टिंग टूल्स यूज़ करते हैं।
और बाकी सिक्योरिटी फिल्टर्स और ये सब चीज़ें भी हैं, बट मेन साइज ही मैटर करता है, बिकॉज ये 1 मिलियन रो से ज़्यादा डेटा नहीं ले पाता है। और बाकी टैबलू, माइक्रो स्ट्रेटेजी और अदर BI टूल्स हैं, ये आपका टेराबाइट्स में डेटा यूज़ करते हैं। ये बड़ा बड़ा आपका 10 साल 20 साल का डेटा आराम से आपको दे सकते हैं, आप देख सकते हैं उन्हें। और ETL टूल्स हैं, तो ETL का कोई फुल फॉर्म मुझे बताएगा? ये आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जानता था, मैं भी इंडस्ट्री में ही आया तब मैंने जाना इसे। तो ETL का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है बिजनेस लॉजिक्स में। What is BI? Business BI is a broad category. Okay. So please continue. सो ETL टूल्स होते हैं जैसे कि एक्सट्रैक्शन। ETL का फुल फॉर्म जैसा मैंने जाना चाहा कि वो है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो कैसे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम उस डेटा को फेच करते हैं अपने डेटा वेयरहाउस में, अपने टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं, कॉलम्स क्रिएट करते हैं, उनके आपस में जॉइंट्स लगाते हैं, कार्डिनलिटी डिसाइड करते हैं। जैसा आपने देखा होगा 1 to 1, 1 to many। जैसे एक रोल नंबर का एक ही नाम हो सकता है, तो वो 1 to 1 रिलेशन होगा ऑलवेज। बट एक रोल नंबर के मार्क्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं सब्जेक्ट्स के डिपेंड करके। तो ये सब होता है। और उसके टूल्स के नाम कुछ हैं: इन्फॉर्मेटिका, टेराडेटा, SAP BODS, SAP HANA, डेटा स्टेज, ओरेकल डेटा इंटीग्रेटर, टैलेंट और बहुत सारे हैं। SAP HANA जो है ये रियल टाइम डेटा पे वर्क करता है। जैसे मान के चलिए मेरा एक डैशबोर्ड है जो मुझे बताता है कि शॉपर स्टॉप का एक डैशबोर्ड है जो बताता है कि उसका एसेसरीज का सेक्शन का कितना सेल्स हुआ है। तो मैं गया वहाँ पे कुछ लेने के लिए और मैंने वहाँ से कुछ एसेसरीज खरीदी, और मैंने जैसे ही कार्ड स्वाइप किया अपना और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैंने कुछ परचेज किया, तो वो डैशबोर्ड मुझे तुरंत ही विद इन सेकेंड्स जैसे मैंने किया है और मुझे बता देगा कि इतना सेल्स आपका बढ़ा है। तो ये कैसे करते हैं? ये इसमें बहुत ज़्यादा रैम यूज़ करते हैं, रैम वाली वोलेटाइल मेमोरीज हैं वो यूज़ करते हैं, प्लस बैकअप के लिए आपका डेटा वेयरहाउस रहता है। और बैकग्राउंड में जैसा वर्क करता है, मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँगा कि वो आपकी वर्चुअल मेमोरी यूज़ करता है, वहाँ से रिपोर्टिंग करता है। हाँ, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कुछ ऐसा फास्ट लगे या कुछ भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Yes, sir. श्योर, थैंक यू। सो BI एक नटशेल में, BI एक्चुअली होता क्या है, मींस आपको जैसा मैं बता रहा था आपको कि रॉ डेटा है, रॉ डेटा हमको मिलता है, उसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट्स बनाते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसा शॉपर स्टॉप का एग्जांपल दिया था कि जहाँ पे किड्स सेक्शन है वहाँ किड्स के कपड़े वो भी अलग अलग ऑर्गेनाइज हो गए, उसके अंदर भी अलग अलग क्लासेस हुई। फिर डेटा माइनिंग एंड एनालिसिस किया, क्वेरी एंड रिपोर्टिंग वाला पार्ट जहाँ रिपोर्टिंग टूल्स यूज़ हो रहे हैं जो टैबलू और वो था। फिर ऊपर वाला लेयर है बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो जो बिजनेस का परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव्स अपना डिसीजंस ले पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम सभी रेस्टोरेंट्स गए होंगे, हम सभी जाते हैं वहाँ पे, वहाँ हमें एक मेन्यू मिलता है। जो वेटर हमें एक मेन्यू देता है, वेटर को मान लीजिए आप वो एक बिजनेस एनालिस्ट है जिसे ये पता है कि उसके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो मान लीजिए मैंने चूज़ किया, पास्ता चूज़ किया मैंने, तो मैं उसको बोलूँगा पास्ता में भी वो मुझे 2 वैरायटी रहेंगी कि आपको पास्ता कौन सा वाला चाहिए, वाइट ग्रेवी या रेड ग्रेवी। वो भी मैंने बोल दिया उनसे वाइट ग्रेवी में चाहिए, तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट दी यहाँ पे। समझ रहे हैं? जैसे बिजनेस में भी रिक्वायरमेंट पहले आती है कि आपको
कैसा डेटा चाहिए आपको। जैसे ये डैशबोर्ड भी जब बनाया गया होगा तब इसमें रिक्वायरमेंट आई होगी कि आपको कंफर्म केसेस, एक्टिव केसेस, और ये ऐसे ही इसका पिक्चर होना चाहिए, ऐसे मुझे डेटा दिखना चाहिए, मुझे इंडिया का डेटा एक बार में दिखना चाहिए, एक ड्रॉप डाउन होना चाहिए जो मुझे सारा स्टेट्स का ड्रॉप डाउन मुझे बताए। उसके बाद भी मुझे डेली का एक टैब चाहिए, एक क्यूमुलेटिव जो मंथली मुझे डेटा दिखे वो चाहिए, ताकि मैं अब इसमें देख रहे हैं आप, इससे आपको ट्रेंड पता चल रहा है कि मई के बाद केसेस कितने ज्यादा हुए। तो इससे ऐसे ही बिजनेस का भी पता चलता है कि रेवेन्यू कब बढ़ा, कब कम हुआ, कैसा परफॉर्मेंस रहा। सो 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 आपने ऑर्डर दिया और उसके बाद वो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो शेफ के पास जाएगा। तो जो शेफ है वो एक डेटा वेयरहाउस डेवलपर या डीबी डेवलपर रहेगा। उसको ऑर्डर मिल गया, उसको पास्ता बनाना है। अब उसको पास्ता के लिए जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो उसके लिए कहाँ जाएगा, किचन में जो शेल्फ्स रहेंगे, तो शेल्फ्स आपके डेटा मार्ट्स हैं। उसको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो उसको निकालेगा। तो अब आप सोचिए कि उसने सब एक ही जगह भर रखा है, तो डेटा स्कैटर्ड है, उसके जो डेटा स्कैटर्ड है, या फिर जो जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, पास्ता यूज होगा, आटा यूज होगा, सॉस यूजेस होगा, वो उसको नहीं मिल पाएगा टाइम पे, राइट। और मैं वेट करता रहूंगा और मेरा ऑर्डर नहीं आया है, उसको सॉस ढूंढने में ही 1 घंटा लग गया। बट अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा तो रिट्रीविंग फास्ट होगी, तो वो वहां से रिट्रीव करेगा। उसको रिक्वायरमेंट मिली है कि मुझे वाइट ग्रेवी वाला पास्ता चाहिए, तो वो वाइट ग्रेवी वाला पास्ता बनाएगा। उसके बाद फिर जो जो रिसेप्शनिस्ट जो वेटर है वो चेक करेगा कि प्रॉपर बना है कि नहीं बना है। जो वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर, तो वहाँ पे टेस्टिंग की यूज होती है, जो क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पे, बिकॉज हम ऐसे ही डिलीवर नहीं कर सकते, हम क्वालिटी भी देंगे कि सारा डेटा सही है कि नहीं सही है। तो ये एक और रोल है जो यूज होता है। इसके बाद फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स आएंगी आपकी, आपने कैसे प्रेजेंट किया है, आपने उसको अच्छे से प्लेट में बढ़िया तरीके से सॉस के साथ और जो भी उसके साथ लगेगा वैसा आपने दिया जैसा मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे रोल आता है एक बीआई रिपोर्टिंग डेवलपर का, जो कैसे प्रेजेंट करना है उसे वो देखता है। तो इसको ग्राफ में कैसे, ग्राफ कलर क्या होने चाहिए, अगर मैंने बताया है कि वाइट में चाहिए तो वाइट होना चाहिए। तो जनरली जो कलर्स यूज करते हैं वो बिजनेस के यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्विगी का या अमेजोन का, स्विगी का कलर ऑरेंज है, तो उसके डैशबोर्ड या उसके यूआई में, उसके एप्लीकेशन में आपको ऑरेंज कलर ज़्यादा दिखेगा उसके लोगो पे, उसके और लगे। तो ऐसे ऐसे बिजनेस के रिक्वायरमेंट रहती है, ये रिक्वायरमेंट मिलती है हमें। जैसे जैसे कि मैंने मेन्यू में देख के बताया कि मुझे ऐसा चाहिए, वैसा रिक्वायरमेंट मिलती है। और इस तरह से पूरा बीआई का आर्किटेक्चर है, ऐसे वर्क होता है। और फिर मेरे पास प्रेजेंटेशन में फिर मेरे पास ऑर्डर आता है, मींस उतने टाइम में मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने डिसीजन लिया कि हाँ ये अच्छा रेस्टोरेंट है। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया हो, और मैं आगे बढ़ता Yes, हूँ। sir. Yes, sir. सो थैंक यू। Yes. सो ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती हैं बीआई को यूज। सो एक बड़ा डेटा वेयर हाउस है, और ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि सेल्स, फाइनेंस, इन्वेंट्री, ये अलग अलग मैंने डेटा मार्ट्स बनाए हुए हैं, राइट। सेल्स का डेटा और फाइनेंस के डेटा में कुछ कनेक्शन होगा। कोई मुझे बता सकता है कि क्या इसमें प्राइमरी की हो सकता है या क्या इसमें कनेक्शन हो सकता है। ये एक एम्प्लॉय के सेल्स है और एम्प्लॉय का फाइनेंस रिलेटेड है और एम्प्लॉय का इन्वेंट्री शिपिंग है। तो इसका कोई Sir, एक आईडी, account number? अकाउंट नंबर, राइट, अकाउंट नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय का आईडी हो सकता है, बट नेम नहीं हो सकता है, राइट। Yes, sir. वेरी गुड। सो अब बीआई के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो बीआई के मैंने बताया कि जैसे कस्टमर एनालिटिक्स है, कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल है। बीआई के सारे एप्लीकेशंस है, मतलब बीआई इज एवरीवेयर, आई वुड से। बीआई हर जगह है, जहाँ पे भी बिजनेस यूज हो रहा है, जहाँ पे भी डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ बीआई यूज होता है। एक छोटे से
किराने वाले से लेके एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, टेस्ला हो गया, ये सब भी बीआई यूज करते हैं। इनके पास भी एक डैशबोर्ड आता है, इनके पास भी पता चलता है उनको कि कहाँ हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ लैग कर रहा है, क्या हमने इसके लिए किया है। तो ये परफॉर्मेंस वाइज डेटा हमें तभी पता चल पाएगा जब हम बीआई यूज कर रहे होंगे, और इन सभी जगह बीआई यूज होता है। सेल्स चैनल, सप्लाई चेन जैसा आपका अमेजोन का सप्लाई और चेन सिस्टम है, जो आई वुड से ये आपको कुछ ऑर्डर करते हैं, आपने बुक्स ऑर्डर करी हैं, वो आपको कैसे डिलीवर हो रही हैं, उनका सप्लाई चेन प्रॉपर है कि नहीं, कितना टाइम लगा। यहाँ पे यूज़ होता है कि कितने टाइम में आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ। आप तुरंत उसके ऐप में देख पाते हैं कि मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जैसे आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं बैकएंड में डेटा स्टोर है, तभी आपके पास आ पा रही है, और इतने अच्छे से स्टोर है तभी आपको टाइमली मैनर में दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आपने आज अपना ऑर्डर हिस्ट्री देखा और उस पर सिलेक्ट किया कहाँ है मेरा प्रोडक्ट, तो आपको 1-2 दिन बाद आ रहा है या आपके प्रोडक्ट आने के बाद आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है जब हमारा डेटा वेयरहाउस बहुत स्ट्रांग हो और उसके ऊपर रिपोर्टिंग हमने अच्छे से करी हो। तो स्कोप ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस मैंने आपको ऐसा बताया कि एक्सेल भी एक बहुत पावरफुल टूल है जो यहाँ पे यूज़ होता है। उसमें भी हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो आप देख रहे हैं, जो ब्लू और ऑरेंज में हाईलाइटेड है, तो ये सारे कॉलम्स हैं, राइट। और उसका डेटा हॉरिजॉन्टल रोज में, वर्टिकल रोज में उसका डेटा है। इस डेटा को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ग्राफ में कर सकते हैं। आपने एक्सेल में ग्राफ्स बनाए होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। तो थोड़ा सा विजुलाइजेशन आप कर ही रहे हैं। उसी का बड़ा फॉर्म जो होता है वो इंडस्ट्री यूज करती है। सो प्रेजेंटिंग BI रिजल्ट्स, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि इवन थो अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट जस्ट व्हाट वी आर सीइंग। सो पिक्चर, ऐसा बोलते हैं ना कि पिक्चर बोलती है, तो वो चीज़ हमें पता चल रही है कि कैसे पता चलता है। ये पिक्चर बोल रही है, ये पिक्चर बता रहा है कि इंडिया में कहाँ कैसे केसेस, जितना ज़्यादा केसेस है ये बबल चार्ट उतना ज़्यादा बता रहा है। 1.5% तेलंगाना से हैं, 0.8% जयपुर से हैं। तो ये पिक्चर बता रही है, समझा रही है। इसमें मुझे डेटा तो नहीं दिख रहा। इतने छोटे से पिक्चर में मैं पूरे इंडिया का परफॉर्मेंस देख पा रहा हूँ। सॉरी, परफॉर्मेंस नहीं बोलूँगा मैं, सर, इंडिया की कंडीशन देख पा रहा हूँ कि कहाँ पे कैसा है, कहाँ पे बड़ा सर्कल है। 8.7% केवल बेंगलुरु में है। तो PM भी अगर देखना चाहेंगे तो वो वहाँ के लोगों को तुरंत डिसीजन ले पाएंगे कि क्या करना है। उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, उनके पास 1 महीने या इतने टाइम में डेटा नहीं आ रहा है, पता चल रहा है कि क्या है, नहीं तो वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। सो ऐसे कुछ फॉर्म है जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको भी लेफ्ट वाला अच्छा लग रहा है देखने में या राइट वाला अच्छा लग रहा है देखने में? सर राइट वाला। ऑब्वियसली, या थैंक यू। सो इसमें मैं डिसीजंस ले पाऊंगा, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ डेटा का जो बहुत अच्छे से हमें पता चल रहा है। ये कुछ डैशबोर्ड्स हैं जो बने हुए हैं, जो ऑलरेडी हैं, आपको मिलेंगे ऐसे देखने के लिए। आपने भी देखे होंगे कि इसमें ये कार्ड्स होते हैं, ये जो है ये कार्ड्स हैं, इसको क्रिएट किया जाता है और कैसे ऑटोमेट किया जाता है कि कैसे इसमें डेटा आएगा और ये अपडेट होता रहेगा। जैसे ये वेबसाइट अपडेट होती है कुछ अलग टाइम में, तो यहाँ पता चल रहा है हमें। तो वैसे ही ये भी अपडेट्स होते हैं, कैसे नंबर ऑफ फॉलोवर्स हुए, तो लाइक दैट। और ये एक पिक्टोरियल, एक लाइन चार्ट है। ये फिटबिट का हेल्थ डैशबोर्ड है। अब इसमें देख के मुझे पता चल रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस क्या है, राइट। मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कितने स्टेप्स लिए, कितने नहीं लिए, मेरा कल से परफॉर्मेंस कैसा रहा, मैं एक्टिवली पार्ट ले पा रहा हूँ कि ले पा रहा हूँ। तो वो एक छोटे से ऐप से या छोटे से पिक्चर से मुझे पता चल रहा है। तो ये BI के कुछ यूजेस हैं। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब आप सभी के लिए, और ये है कि करियर कैसा है इसमें, इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ
इसको कंपनी कहाँ कहाँ इसको यूज़ करती है और क्या हमें इसके लिए प्री रिक्विजिट है, हमें क्या पहले से आना चाहिए, तो क्या पहले से पता होना चाहिए। तो एंट्री लेवल जॉब्स में BI एनालिस्ट बोलते हैं उसको, BI डेवलपर बोलते हैं। ETL डेवलपर मैंने आपको बताया जो जो शेफ का काम था, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को लेना, ट्रांसफॉर्म करना उसे और पास्ता बनाना तो वैसे कॉलम्स हमें प्रोवाइड करना। अब अगर मेरे पास कुछ कॉलम्स रहेंगे कंफर्म और एक्टिव केसेस के, तो मैं इनको इजीली रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, राइट। मैं दिखा पाऊंगा उन्हें। अगर मेरे पास ये कॉलम ही इतने मुश्किल से आ रहा है, मेरे पास बहुत देर में आ रहा है, तो मैं इतनी जल्दी ये रिपोर्ट को नहीं दिखा पाऊंगा, ऐसे जमा नहीं पाऊंगा, ऐसे प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। तो ये होता है डेटा डेवलपर होता है जो डेटाबेस को, जो सारे कॉलम्स और इनकी क्वेरीज बनाते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, इंडेक्सिंग यूज करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो प्रिविलेजेस देते हैं। प्रिविलेजेस एज इन कि आपको एक्सेस देना, आपको सिक्योरिटी फिल्टर लगाना। सिक्योरिटी फिल्टर एज इन कि MP वाले सेल्स एग्जीक्यूटिव को MP का डेटा ही दिखे, मेरे को पूरे ऑल ओवर इंडिया का दिखाई दे, स्नेहलता मैम को नॉर्थ रीजन का ही दिखाई दे। तो ऐसे फिल्टर्स जो लगते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। क्वालिटी, सो क्वालिटी बहुत ही मस्ट है। क्वालिटी जो टेस्टिंग फील्ड होती है, ये इसके बिना, इसको पास किए बिना हम कोई भी प्रोडक्ट अपना एंड यूजर्स को डिलीवर नहीं कर सकते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। बट कि आपको कैसे देखना है, आपको आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए आपको। सो कंपनीज का मैंने बात किया कि कंपनीज ऐसी हैं कि जहाँ बिजनेस यूज हो रहा है वहाँ BI यूज हो ही रहा है। मतलब मैंने अपने 8 साल के करियर में केवल रिपोर्टिंग टूल्स चेंज हुए हैं, बट कभी भी मैंने इसका स्कोप डाउन होते हुए नहीं देखा है। इवन मेरे मैनेजर्स भी काम कर रहे थे, वो भी किसी ना किसी रिपोर्टिंग टूल को, बिजनेस को यूज कर रहे थे। 1980s से ये रिपोर्टिंग टूल्स डेवलप होना स्टार्ट हुए हैं कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर ये अपने आप इवॉल्व होते रहे हैं, नए नए कैपेबिलिटीज आई हैं। हम आगे जानेंगे कि कहाँ कहाँ हमें रिपोर्टिंग टूल्स में कहाँ कहाँ क्या क्या फीचर्स आए हैं। जैसे एक्सेल का भी आपने देखा है, इवॉल्व हुआ। एक्सेल पहले केवल डेटा दिखाता था, फिर ग्राफ्स दिखने लगे, फिर ग्राफ्स भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके के दिखने लगे। अब तो ये टिकर्स इतने अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बबल चार्ट हमें पता चल रहा है, ये लाइन चार्ट हमें दे रहा है। तो आपको स्किल्स क्या रहेंगी? स्किल्स आपको एक विजुअलाइजेशन स्किल्स आपको अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मुझे अपना परफॉर्मेंस देखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कम से कम और ऑप्टिमम वे में आप मुझे क्या दे सकते हैं। आप मुझे ग्राफ बना के दे सकते हैं, आप मुझे पाई चार्ट बना के दे सकते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आप तभी उसे समझ पाएंगे और आप उसे, उसकी रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट कर पाएंगे रिपोर्टिंग में। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए और ये धीरे धीरे आते हैं, ऐसा इसमें डरने की बात नहीं है कि नहीं है। आप अगर एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आप उसमें समझ पा रहे हैं कि कैसे करना है। एनालिटिकल्स और स्टैटिस्टिकल स्किल्स चाहिए रहती हैं। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब ये हुआ कि कैसे एनालाइज कर रहे हो आप डेटा को, उसके लिए आप क्या बना सकते हो। जैसे मान लीजिए परसेंटेज निकालना है मुझे आप सभी का, एक ऐसा परसेंटेज, तो परसेंटेज दिखाने के अलग अलग वे क्या है। मैं कुछ ग्राफ से दिखा सकता हूँ, मैं कुछ बिजनेस लॉजिक लगा सकता हूँ, अगर डायरेक्टली परसेंटेज नहीं आ रहा है मैं कुछ ऐसे लॉजिक बना सकता हूँ। तो ऐसे करके हम ये सब डिसाइड कर सकते हैं। सो बेसिक जो है वो डेटाबेस, डेटा वेयर हाउसिंग और DBMS, इसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं, मैं आज भी डेटा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट पढ़ता रहता हूँ और उनको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकल में यूज़ होने में तभी हम कर पाएंगे जब हमें थ्योरेटिकल, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तो वो हमें समझ में आएगा अच्छे से। तो ये बहुत वास्ट है, बट आप इंटरेस्ट बना के, एग्जाम्पल्स देख देख के, आप कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर करके आप उसे अच्छा कर सकते हैं। और बेसिक प्रोग्रामिंग में यूनिक्स सेल स्क्रिप्टिंग यूज़ होती है,
बट ये शेल स्क्रिप्टिंग जनरली डेटाबेस डेवलपर यूज़ करते हैं, जो डेटा को फैच करने के लिए ऑटोमेट करते हैं और कैसे उसको करना होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, मीन्स प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कैसे कैसे नए नए सोल्यूशंस ला सकते हैं इस पे, ये थोड़ा स्किल ज़रूरी होता है। और बिजनेस लॉजिक्स हैं वो हमें पता चल जाते हैं कि कैसे है बनाने हैं बिजनेस का, बिजनेस के बारे में डोमेन नॉलेज हमें मिल जाता है। डोमेन नॉलेज मतलब वो बिजनेस किस किस पे स्पेसिफाई है। अगर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, मुझे उस बैंकिंग के इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी मैं डेटा को समझ पाऊंगा, और मैं डेटा को समझ पाऊंगा तभी मैं उसको अच्छे से दिखा पाऊंगा। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है एक नया बेहतर बीआई सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। So, इसके बाद कुछ और भी डैशबोर्ड्स हैं। सभी स्क्रीन मेरी देख पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ये माइक्रो स्ट्रेटेजी है, ये भी एक रिपोर्टिंग टूल है जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और इसके डेमोज में आप देखिए कि कहाँ कहाँ कैसे तो जैसे लोकेशन बेस्ड एनालिटिक्स में एक ओपन करता हूँ, जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक सभी ये लिखिए कि एक टैब्लू, TABLEAU, सो आप टैब्लू सर्च करिएगा, टैब्लू का वेबसाइट ओपन करिएगा tableau.com, और यहाँ पे ट्राई टैब्लू फॉर फ्री, सो आपको यहाँ पे फ्री ट्रायल मिलेगा, 15 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, मीन्स आपको जो हम देखते हैं ना, हमारे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं CSIT में कि जो थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं, इसका प्रैक्टिकल नॉलेज हमें नहीं मिल पाता है, या इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है वो नहीं पता पड़ पाता है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसे इंस्टॉल करिएगा, इसका ऑनलाइन वर्जन 14 डेज का ट्रायल मिलेगा, और मैंने इंस्टॉल किया है अभी। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ उसे। जब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैं कुछ बनाऊंगा और उसके लिए मुझे डेटा चाहिए रहेगा, राइट? डेटा सोर्स पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल को भी एक डेटा सोर्स मान सकते हैं, एक एक्सेल भी हमारे लिए एक डेटा सोर्स का पार्ट है। एक नोटपैड में भी एक डॉक्यूमेंट होता है, नोटपैड के अंदर भी जो लिखा हुआ है वो भी एक डेटा है, उससे भी हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 एक्सेल फाइल हैं, तो यहाँ पे ये मैंने बनाया है जस्ट आपके एग्जांपल के लिए। तो ये एम्प्लॉय आईडी है, आपका एनरोलमेंट आईडी है, और नेम है, आपके मार्क्स हैं, और टोटल है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हम आपका टोटल मार्क्स ऑब्टेन निकालेंगे। मार्क्स ऑब्टेन क्या होंगे, कोई बताएगा मुझे?
सर स्टूडेंट्स यही देख रहे हैं, उनका डेटा तो नहीं है, ये इनके सीनियर्स का डेटा है। ओके, सो आपने देखा मैंने एक फॉर्मूला यहाँ डिराइव किया, वो क्या करा उसने, इट्स नथिंग बट प्रोग्रेसिव मार्क्स, टर्म मार्क्स और लैम्प वर्क को एडिशन किया। मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया। तो ऐसे ही कुछ लॉजिक्स बनाते हैं। तो अब जैसे ये डैशबोर्ड है, ये मुझे वर्ल्ड वाइड कोविड का इंफॉर्मेशन दे रहा है, कहाँ पे कितने केसेस हैं। ये आई बटन होता है जिससे पता चल रहा है हमें कि एक जगह होवर करने पे वहाँ की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये कैसे ऑटोमेट हो रहा है, कैसे बन रहा है, ये भी एक रिपोर्टिंग टूल से ही बना है। एक कंट्री का टेबल होगा जिसमें सारी कंट्रीज के नाम होंगे, उससे कनेक्टेड कितने नंबर ऑफ केसेस हैं वो होंगे, ये सब एक कॉलम्स बने होंगे। कॉलम से पहले एक टेबल बना हुआ होगा, राइट। सो मैम मैं इस एक्सेल को यूज़ कर सकता हूँ डेमो के लिए? यस सर। ओके, थैंक यू। सो ये आप एक्सप्लोर करिएगा, आप इसके डैशबोर्ड देखिएगा कैसे डिफाइन करते हैं, क्या यूज़ करते हैं इसमें। और उसको बनाने के लिए आप टैबलू इंस्टॉल करिएगा। टैबलू का ट्रायल यहाँ से लीजिए, फ्री है, आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा आपके। और हम उसका एक डेमो लेते हैं, राइट। सो मैं अब इसमें, अब मुझे कनेक्शन करना है, मुझे डेटा लेना है। तो डेटा मैं कहाँ कहाँ से ले सकता हूँ? एक टेक्स्ट फाइल से ले सकता हूँ, जेसन फाइल से ले सकता हूँ, अपने डेटाबेस हैं उनसे ले सकता हूँ, और सर्वर से अगर लेना है मुझे, तो जो जनरली यूज़ होता है, देखिए इतने सारे सर्वर से मैं डेटा ले सकता हूँ, जिसमें कुछ बिग डेटा, टेराडेटा, स्नोफ्लेक्स, ये सब अलग अलग रिपोर्ट, ये ETL टूल्स हैं, एक अलग अलग नेटवर्क्स से डेटा कनेक्शन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग ऐसा है कि डेटा साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, डेटा साइंटिस्ट भी टैबलू और ऐसे रिपोर्टिंग टूल्स यूज़ करते हैं जहां उनका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पिक्टोरियल फॉर्म में। सो अभी मैं इतना इस पर डिटेल पे नहीं जाऊंगा, बट आप इस पे देखिएगा, आपको पता चलेगा। ये बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनके सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल हैं, जो आप इजीली कर सकते हैं, जैसे MongoDB हुआ, और ये फ्री है, ओपन सोर्स हैं। तो आप इन्हें बिल्कुल बना के आप अपना डेटाबेस बना सकते हैं, आप अपने कॉलेज का डेटाबेस बना सकते हैं, और आप अपना परफॉर्मेंस का एक बहुत अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हैं। और तो हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो अब ये उस एक्सेल से डेटा उठाएगा, लोडिंग मेटा डेटा मीन्स वो डेटा को ले रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई जो उस एक्सेल में थी। उसने अपने आप से इंटेलिजेंटली ले लिया कि कॉलम्स कौन कौन से रहेंगे, एनरोलमेंट आईडी, नेम आपका, मार्क्स आपके, और टोटल मार्क्स। मुझे यहाँ पे एक और एक्सेल ऐड करनी है जिसमें मैं आपको जॉइन सिखाऊंगा, जॉइन कैसे वर्क करते हैं। तो मैंने एक एक्सेल बनाई है यहाँ पे, जिसमें एट रैंडम मैंने सिटी डाली हुई है कि MP की कुछ सिटीज डाल रखी हैं, कुछ नेम है। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या चाहिए हमें? फाइनल आउटपुट चाहिए हमें कि जिसमें एम्प्लॉय का ID रहे, नेम रहे, एनरोलमेंट ID रहे, नेम रहे, उनके मार्क्स रहे, मार्क्स ऑब्टेन रहे, और परसेंटेज। ये फाइनल आउटपुट है। तो देखा जाए तो मुझे इस शीट से या इस टेबल से, इसको एक टेबल की तरह ट्रीट करते हैं, इस टेबल से मुझे एम्प्लॉय का ID और नेम मिल रहा है, और दूसरी एक्सेल से मुझे एम्प्लॉय का ID, नेम और उसके मार्क्स मिल रहे हैं, और इस वाली ID से, इस वाले एक्सेल से मुझे सिटी मिल रही है। और मेरा फाइनल
जो मुझे आउटपुट चाहिए वो एम्प्लॉय का आईडी, नेम और मुझे सिटी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहीं से ही क्यों ना ले सकते हैं, तो आप लोगों ने वी लुकअप वगैरह यूज करे हैं? नहीं है तो बिल्कुल यूज करेगा वी लुकअप। वी लुकअप हम लोगों फंक्शंस ने यूज किया है। सो ऐसा ही कुछ करूंगा मैं। वी लुकअप एक फॉर्मूला होता है जिससे अलग अलग शीट से हम यूज कर सकते हैं, तो वैसा हम यहाँ पे देखेंगे। सो दूसरी शीट है मेरी जो मैंने यहाँ से ली है। अब ये दो शीट्स हैं, एक असेसमेंट और एक स्टूडेंट डेटा। इनके बीच में कॉमन क्या है? इन दोनों शीट्स के बीच में कॉमन क्या है, कोई मुझे बताना चाहेगा? इसको मैं प्राइमरी की बना सकता हूँ। एनी स्टूडेंट्स? सर नंबर जो यूनिक होगा और डुप्लीकेट नहीं होगा। सर आईडी। यस, वेरी गुड। एम्प्लॉय, ये एनरोलमेंट आईडी। एनरोलमेंट आईडी ऐसी चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। हालांकि और भी चीज़ कॉमन है, नेम भी है, बट नेम को मैं प्राइमरी की नहीं बना सकता। हो सकता है नेम किसी का 2 बार सेम ही नेम हो, बट एम्प्लॉय आईडी ऐसा रहेगा कि उसका एनरोलमेंट आईडी अलग नहीं होगा। सो इसके साथ हम ज्वाइन कैसे करेंगे? सो हम एम्प्लॉय आईडी, असेसमेंट का एम्प्लॉय आईडी, एनरोलमेंट आईडी सॉरी, सिटी के साथ करूंगा, नहीं आईडी के साथ करूंगा, राइट? तो ये यहाँ पे जॉइन डिफाइन हो गया। अब मैं चलता हूँ वर्कशीट के अंदर जहाँ हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक पेन है, सिलेक्शन पेन है, जहाँ पे हम बना रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि असेसमेंट टेबल से हमारे पास क्या क्या आ रहा है। एनरोलमेंट आईडी, नेम, लैब वर्क, प्रोग्रेशन मार्क्स, टर्म्स। ये एबीसी और ये हैश में क्यों आ रहा है? जो एबीसी है वो एक एट्रीब्यूट है, लाइक एक जिस पे हम कोई चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। नाम पे हम कुछ चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं और ये मैट्रिक्स हैं जो जिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैं एनरोलमेंट आईडी को लूँगा, नेम लूँगा और सिटी लूँगा। तो ये देखिए सिटी हमें पता चल रहा है, तो मैं देखता हूँ 408 का भोपाल ही है, राइट? और उसके लैब वर्क, प्रोग्रेसिव मार्क्स, टर्म वर्क। सो इनके लैब वर्क 13 है, 13 है लैब वर्क, राइट? प्रोग्रेस मार्क्स इनके 7 है, 7 है और टर्म 5 है। तो यहाँ से ये एक क्विक टेस्ट भी हो गया कि प्रॉपर जॉइन वर्क कर रहा है। सभी समझ पा रहे हैं? कुछ ज़्यादा हो रहा है? किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है अभी। सर आ रहा है समझ। ओके, थैंक यू। सो आप भी इसको इंस्टॉल करके ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट? इंस्टॉल करने के लिए मैं फिर से बता देता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए आपको टैब्लू डालना है, ट्राई टैब्लू फॉर फ्री, इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पूछेगा और डायरेक्ट इसका सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगा।
अब जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था मार्क्स ऑब्टेन, राइट? अब वो तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ कहीं दिख रहा है किसी को मार्क्स ऑब्टेन? नहीं है, बिकॉज वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कई बार ऐसे ऑन द फ्लाई कैलकुलेशन भी हमें करने पड़ते हैं बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो हम यहाँ पे करते हैं। तो जैसे एक्सेल में करते थे वैसे ही यहाँ पे करते हैं। क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, आप इसके सारे ऑप्शंस तलाशिएगा, सबको वर्क करके देखिएगा और ट्राई करिएगा कि इसके ट्यूटोरियल्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। पूरा पूरा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कैसे वर्क करना है। अभी टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको सारा बताऊं, बट मैं आपको बेसिक बेसिक बताता हूं। तो जैसे मेरे को एक नया फील्ड क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे गया, कैलकुलेशन में मैंने उसका नाम दिया मार्क्स ऑब्टेन। आप एक चीज और लिखिए, एग्रीगेट फंक्शन, ये भी आप पढ़िएगा, ये भी एक डेटा वेयरहाउसिंग का कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेट फंक्शन क्यों यूज करते हैं, ये सम मैंने इसलिए लगाया है। अब मुझे लैब वर्क है प्लस प्रोग्रेसिव मार्क्स है प्लस, अब देख रहे हैं मतलब कितना इजी है, इतना इंटेलिजेंट है ये टूल। ये पहले से ही मुझे टाइप कर रहा हूँ तो मुझे बता दे रहा है कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो यही जब बड़े डेटा होता है, जब ज़्यादा डेटा होता है, तब कितना हेल्पफुल रहता है ऐसे छोटे से फॉर्मूलेज बनाना और उस पर कुछ करना। आप इसमें सारे कैलकुलेशन लगा सकते हैं। हाँ, एक मुझे डाउट था। यस मैम। अगर जैसे आपने अभी इसमें सम लगाया हुआ है, अगर हम इसकी जगह कोई और फॉर्मूला लगाना चाहें जैसे एक्सेल में लगाते हैं, तो वो भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं। वो भी पुट कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन जैसे एवरेज, मिन, मैक्स। जैसे मान लीजिए लैब वर्क का हमको 30% चाहिए है, प्रोग्रेसिव का 100% चाहिए है, किसी का कुछ चाहिए, तो उस टाइप से हम लगा सकते हैं। यस मैम, आप सारी कैलकुलेशन यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट उसके रहेंगे, आप सारे यूज कर सकते हैं। सही मार्क्स ऑब्टेन आ गया है यहाँ पे। सो आपने देखा कि ज्वाइन कैसे वर्क किया, कैसे एम्प्लॉय एनरोलमेंट आईडी से हमने उसका सिटी भी निकाला जो यहाँ पे अवेलेबल था अलग जगह, जो अलग टेबल से आया। तो हो सकता है और भी इंफॉर्मेशन होगी, वो भी हमें एम्प्लॉय आईडी के थ्रू मिल सकती है। एंड अब ये डेटा को मुझे लग रहा है कि कुछ ग्राफ्स हो जाए, तो यहाँ मुझे ग्राफ्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ प्ले कर सकता हूँ, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कैसे कैसे वर्क करता है ये। अब जैसे जैसा आपने कोविन वाली वेबसाइट में देखा था कि ये कैसे वर्क कर रहा है। जैसे ये बबल चार्ट्स बने थे, तो ये ऐसे ही चार्ट से बने हैं। तो ये इतनी सारी लाइब्रेरीज इसमें हैं, तो आप इससे एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ मुझे जिसके मार्क्स हैं उतना बड़ा सर्कल दिख रहा है, राइट? तो ये एक तरह का एक वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा है, कैसे हम डेटा को दिखा सकते हैं। सो आई विश मैं कम टाइम में सभी को बता पाया होऊंगा, आपको एक ओवरव्यू दिया मैंने, और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स स्टूडेंट्स? Yes, sir. If you want to ask questions, you're most welcome.
Good evening. Sorry, good afternoon, sir. Good So, afternoon. like, what are the major execution problems in data warehousing with BI that we need to keep in mind while working on it? इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मान लीजिए आपको 1 साल का डेटा देखना है तो आपको 10 साल के डेटा को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऐसे डेटा मार्ट्स बने होने चाहिए जहाँ आपका ईयरली डेटा स्टोर हो, जहाँ से आपकी क्वेरी रिट्रीविंग फास्ट हो। तो ऐसे ये चैलेंजेस आते हैं। कई चैलेंजेस आते हैं कि डेटा जो हमें अलग-अलग सोर्सेज से मिलता है, वो डेटा इतना अच्छे फॉर्म में नहीं रहता है। अच्छे फॉर्म में नहीं रहने का मतलब उतना क्लीन फॉर्म में नहीं रहता है। लाइक उसमें नल वैल्यू रहते हैं। कई बार प्राइमरी कीज़ ऐसी मिल जाती हैं जो नल रहती हैं। अब जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए कि स्टेट्स का ही हमें डेटा अगर प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, तो जितने एक्चुअल केसेज़ हैं और जो हमें बाद में न्यूज़पेपर या कहीं से पता चल रहा है, वो उनमें स्ट्रीमलाइन ही नहीं है, तो मैं डिसीजंस नहीं ले पाऊँगा। तो ऐसे डेटाज़ को करना और बिज़नेस रिक्वायरमेंट जो है वो बिज़नेस लॉजिक्स बनाना, ताकि वो अपने डिसीजंस अच्छे से ले पाए। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। Yes, sir. थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन जी मैडम। आपने जो टूल बताया अभी, उसमें आपने इनपुट लिया एक्सेल में, है ना? तो यस जब हमें एक्सपोर्ट करना है, अगर हमको किसी को आउटपुट देना है, तो वो भी हम एक्सेल में दे सकते हैं? यस मैम, वो भी एक्सेल फॉर्म में दे सकते हैं आप। इस वर्कशीट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे अभी आप इसमें भी प्रेजेंटेशन मोड रहता है, तो उसमें पता चलता है कि कैसा दिखेगा। तो अच्छा। मोस्टली ये जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे ये डेमो है, ये एक तरह का प्रेजेंटेशन ही है कोविड वर्ल्ड। अच्छा, ठीक है। हाँ, वही पूछना था। थैंक यू। तो थैंक यू मैम। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आए तो मैं अपना मेल आईडी में मैम से शेयर कर दूंगा। तो आप कभी भी मुझसे इससे रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट हो या कुछ भी आपको ऐसा लगे, आपको डाउट्स हो, तो मैं ज़रूर आपको गाइड करूंगा। Yes, sir. जब तक आपके लिए होमवर्क है, आप ऐसे टूल्स को एक्सप्लोर करिए और इसको ज़रूर डाउनलोड करके देखिएगा। Yes, sir. आपको पता चलेगा कि क्या ऐसा, और ये आपके जब भी आप इंटरव्यूज देंगे तो आपके लिए बहुत एडेड एडवांटेज रहेगा कि आपको पहले से ये सब पता है और आप एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे। लाइक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में अंतर क्या है, कैसे उसको प्रैक्टिकली यूज होता है। तो एक अच्छा टॉपिक हो सकता है आपके लिए। आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं कि बीआई प्रेजेंटेशन स्किल्स, और ये तो उससे आप रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और एक टिप आपको देना चाहूँगा, एक ये कि आप अपना रेज्यूमे जब भी बनाएं, तब आप उसमें वही टॉपिक्स लिखें जो आपको अच्छे से आते हैं। बिकॉज वो ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज मेरे पास भी जैसे इंटरव्यूज़ के लिए आए, तो मैं आपका रेज्यूमे ही देखूंगा, आपके मार्क्स, आपके ग्रेड्स नहीं देखूंगा। तो आपने अगर ये लिख रखा है और उसके बारे में आप प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों के बारे में आप रिलेट कर पाते हैं, तो आप अच्छे से समझा पाएंगे। सो इसी के साथ मैं सेशन वाइंड अप करता हूँ। थैंक्स टू स्नेहलता मैम। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर। आपने एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया और बहुत ही छोटे छोटे से रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू बताया, और बच्चों ने ये कहीं ना कहीं लिंकअप डेफिनेटली किया होगा कि जो सब्जेक्ट डिप्लोमा में थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट से कैसे मैच करते हैं, कौन सा गैप अभी उनको दिख रहा है जो उन्हें फुलफिल करना है, और कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं इंडस्ट्री में जाने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द डिमेंशन जो उन्होंने एक्सप्लोर की। और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बीआई को लेकर के क्या रहेगी वो आई होप कि क्रिस्टल क्लियर होगा बच्चों को। बहुत सारे नए वर्ड्स कीवर्ड्स सुने उन्होंने, जैसे कार्ड्स, बबल, स्टिकर्स, ये सारी चीजें। तो आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स भी इसको एक्सप्लोर करेंगे, और यदि उनको लगता है ये फील्ड इंटरेस्टिंग,
So definitely ये एक बहुत बड़ी हेल्प होगी उनके लिए कि एटलीस्ट बाकियों के कंपैरिजन में वो एक टूल के नेम जान पाएंगे और उसे एक्सप्लोर कर पाएंगे. So thank you, sir. And for vote of thanks, I would like to invite Mokshita. So over to you, Mokshita Sharma. Good afternoon, everyone. I would like to thank our guest speaker, Mr. Vivek Yadav, for taking time and enlightening us with their knowledge. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. It gave deep insights into the topic and also revealed some interesting facts in the current market. The points where Sir told us about how to use data warehousing in different domains, converting our theoretical knowledge into practical knowledge by giving us different examples, marketing discussions in business using data warehousing, and many other tools like informatics and microstrategies. This was really an informative session. I'm pretty sure, and this knowledge will be very precious to us in our studies, and it will help us in our future. I would also like to thank Snehalata ma'am and Yashna ma'am for organizing this webinar. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, students. Thanks for this wonderful opportunity, and I wish you best of luck for your all future endeavors. All the best. Thank you. Sir. Thank you, Yashna ma'am. Thank you all the students at our department, our college, जिन्होंने एक opportunity दी हमें इस तरह के events को organize करने की. So thank you everyone. Now I officially wind up this call. Thank you. Have a good day. Thank you, ma'am.